नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। वैसे तो आपको आंसर की मिली गई होगी, कोचिंग वालों ने लगभग ने सॉल्व कराई दी है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ दिन बाहर था तो इस वजह से कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप ही जो सब्जेक्ट के सॉल्यूशन है वो कराइए, तो इसलिए मैं आपके बीच आया हूँ। बाकी आंसर की तो आपको मिली गई होगी, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें जो वेटनरी साइंस के क्वेश्चन हैं वो हम लोग देखेंगे, और जो वेटनरी साइंस के क्वेश्चन हैं उसमें कुछ क्वेश्चन करंट के भी आ गए थे, कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के भी आ गए थे, तो उनको सबको ही एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है टॉक्सिक कंपोनेंट पूछा है, टॉक्सिक कंपोनेंट पूछा है कैस्टर बीन के सीड में, यानी कि जो अरंडी होती है, कैस्टर बीन जो होता है उसके बीजों में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ये हमने एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जब पढ़ा था न्यूट्रिशन में तब डिस्कस किया था कि इसमें रिसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिसिन, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो गया। बाकी साइनोजन सोरगम का एक क्वेश्चन है, ज्वार का एक क्वेश्चन है जिससे साइनाइड पॉइजनिंग होती है, ठीक है। माइमोसिन जो है ये हमने पढ़ा है, सूबबूल में पाया जाता है। गोसीपोल जो है वो बिनोला में पाया जाता है, यानी कि कॉटन सीड केक में। ये सब तो हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। खैर, तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाकर जो क्वेश्चन जिनमें बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि भाई ये आंसर हो सकता है या ये हो सकता है, उन पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। बाकी तो जनरली क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो गया रिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसबडिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीबडिंग। डिसबडिंग या डीबडिंग, और हिंदी में बोलते हैं सींग रोधन, ठीक है। तो जानवरों में खासकर जब हम बछड़े की बात करते हैं तो हॉर्न बर्ड को जलाकर नष्ट कर देना, हॉर्न बर्ड को जलाकर नष्ट कर दिया तो सींग निकलते नहीं हैं, इसको हम लोग डीबडिंग या डिसबडिंग कहते हैं। और ये हम लोग पढ़ते हैं कि 3 से 10 दिन की उम्र के बीच में किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ा ही था। रिमूवल ऑफ हॉर्न बर्ड ऑफ यंग वन, यानी कि जो बछड़े हैं उनमें हॉर्न बर्ड को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है ताकि सींग निकले नहीं, इसको डिसबडिंग या डीबडिंग या सींग रोधन बोलते हैं। भेड़ के अंदर गेस्टेशन पीरियड पूछा गया है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं। भेड़ में गेस्टेशन पीरियड जो है वो 145 दिन का होता है। अब 145 दिन तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन में था नहीं, तो 145 दिन जिस रेंज में आता है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बकरियों में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो बकरियों में हम लोगों ने पढ़ा है मेडिसिन में 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास बॉडी टेम्परेचर होता है, तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इस रेंज में है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन पिग में सूरी में बच्चे देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो फैरोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फैरोइंग। और बाकी ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। लैम्बिंग भेड़ में पार्चुरेशन की प्रोसेस को बोलेंगे, किडिंग बकरी में पार्चुरेशन की प्रोसेस को बोलते हैं, और वेल्पिंग कुतिया में पार्चुरेशन की प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फीडिंग पूछी गई है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। भेड़ में प्रजनन मौसम शुरू होने से पहले जो एक तरीके से एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है, एक्स्ट्रा कंसंट्रेट दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लशिंग राशन बोलते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इससे मल्टीपल ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। 250 ग्राम एक्स्ट्रा कंसंट्रेट देते हैं पर डे। प्रजनन मौसम ब्रीडिंग सीजन शुरू होने से लगभग 2 से 3 सप्ताह पहले से देना शुरू करते हैं 250 ग्राम एक्स्ट्रा कंसंट्रेट, जिसको हम फ्लशिंग बोलते हैं, ठीक है। बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? तो बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? चैवोन बोलते हैं, ठीक है। कैरा बीफ बोलते हैं, कैरा बीफ या बुफन भैंस के मांस को, पोर्क सुअर के मांस को, और वेनिसन जो है वो हिरण के मांस को बोलते हैं। डियर, हिरण चिंकारा वगैरह। नेक्स्ट देखेंगे, पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला ठीक है। अब वैसे फॉर्मूले देखते हैं अचानक तो बच्चों को थोड़ा लगता है कि भाई क्या क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा ही हम समझ के करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु,
मोर्टेलिटी रेट की जैसे हम बात करें तो मृत्यु दर हो गई वो, ठीक है। तो जैसे बछड़ों में मृत्यु दर का एक तरीके से फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ऊपर दिया हुआ है बछड़ों में जन्म की संख्या और नीचे दिया हुआ है झुंड में बछड़ों की संख्या। तो इसमें मृत्यु तो कहीं आई नहीं, तो ये तो डिलीट हो गया ऑप्शन। फिर दूसरा है अबॉर्शन परसेंटेज, यानी कि गर्भपात की परसेंटेज क्या है। तो आप देखो ऊपर दिया हुआ है गर्भपात की संख्या और नीचे दी हुई है वयस्क मृतकों की संख्या। तो ये भी ठीक नहीं है भाई, पार्चुरेशन होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर है स्टिल बर्थ की परसेंटेज। तो स्ट्रेंथ दी हुई है काफ की हर्ड में और नंबर ऑफ स्टिल बर्थ दी हुई है, तो ये उल्टा होना चाहिए था, ये भी डिलीट हो गया। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, मृत्यु दर पूछी है एडल्ट्स में, जो वयस्क हैं उनकी मृत्यु दर की परसेंटेज जो है वो पूछी है। अब देखो आप ऊपर दिया हुआ है नंबर ऑफ डेथ इन एडल्ट, यानी कि वयस्क में मृत्यु कितनों में हुई है और एक झुंड में वयस्कों की संख्या कितनी है और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन, ठीक है। तो एकदम बेसिक था, लेकिन क्या होता है कि बच्चा जब पेपर देता है तो उसको थोड़ी हड़बड़ाहट भी होती है, तो उस वजह से अगर थोड़ा सा हम इसको समझदारी से करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ था नहीं इसमें, सीधे सीधे मृत्यु दर जो है उसका फॉर्मूला पूछा है, ठीक है ना। मोर्टेलिटी परसेंटेज वयस्क में पूछा है, तो वयस्क में मृत्यु कितनों की हुई है, टोटल वयस्क कितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है। तो ये हमने पेपर्स में भी आपको दिया था, ठीक है ना, जो आपके टेस्ट सीरीज के पेपर हुए थे, और बाकी नॉर्मली तो हम लोग पढ़ते ही हैं, जमुनापारी। नेक्स्ट बात आती है, ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए थे, वो समझिए आप। ये हमने टेस्ट सीरीज में भी दिया था, बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए होता क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड विच इम्प्रूव बफेलो ब्रीड इन इंडिया, यानी कि भारत में भैंस की नस्ल सुधारने के लिए कौन सी विधि ऐसी है जो उपयोग में नहीं ली जाती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत में बफेलो की नस्ल सुधार के लिए मेनली दो चीज़ें काम में लेते हैं, एक तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग और एक ग्रेडिंग अप, ठीक है। ये ब्रीडिंग पॉलिसी में हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो एक तो काम में कौन सी ले रहे हैं, एक तो ग्रेडिंग अप काम में ले रहे हैं और काम में ले रहे हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ये दो तो काम में ले रहे हैं। अब ये दो ऐसी हैं जो हम लोग काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आंसर जो है आपका क्रॉस ब्रीडिंग भी जा सकता है और रैंडम मैटिंग भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन रैंडम ब्रीडिंग का मतलब आपको पढ़ाया भी है, रैंडम मैटिंग पेनमिक्सिया जिसको कहते हैं, ठीक है। रैंडम मैटिंग का मतलब है कि मेल और फीमेल एक हर्ड के हैं या बाहर के भी हैं, उन दो में ब्रीडिंग हो जाए, और जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि ना तो मेल का पता हो ना फीमेल का पता हो, इस टाइप की स्थिति जो है ना, कोई भी दो एनिमल्स में जो है वो मैटिंग हो जाए, उसको हम लोग रैंडम मैटिंग या रैंडम ब्रीडिंग कह रहे हैं। तो रैंडम ब्रीडिंग से तो नस्ल सुधार किसी में भी नहीं होगा, ना तो गाय में होगा ना भैंस में होगा, किसी भी जानवर में नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो हम बफेलो में काम में नहीं लेते हैं, तो क्रॉस ब्रीडिंग भी इसका सही आंसर है और रैंडम ब्रीडिंग भी इसका सही आंसर है। लेकिन अब ऐसे कि भाई इसमें से एक ही ऑप्शन अपने को चुनना हो तो रैंडम ब्रीडिंग ज़्यादा सही आंसर है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आपने तो क्लास में जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ाया है, बुक में भी दे रखा है, तो क्रॉस ब्रीडिंग सही है। लेकिन होता क्या है, जैसे एक तो ऐसा है कि भाई आपको क्वेश्चन दिया जाए कि CSWRI कहाँ स्थित है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब एक तो ऑप्शन हो राजस्थान में, तो राजस्थान भी सही है, लेकिन एक ऑप्शन है अविकानगर में, तो अविकानगर ज़्यादा सही है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है। तो इसमें क्रॉस ब्रीडिंग भी ठीक आंसर है, क्रॉस ब्रीडिंग भी काम में नहीं लेते हैं, और रैंडम ब्रीडिंग से तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट किसी में हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये दोनों में से बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्या आंसर जाता है, ठीक है। तो बोर्ड की जो फाइनल आंसर की है उस पर देखेंगे इसे। खैर नेक्स्ट देखेंगे,
लंपी स्किन डिजीज LSD, ये पूछा गया है कि 2019 में भारत में पहली बार डिटेक्ट हुई थी, पहली बार रिपोर्ट हुई थी। तो ये भारत में पहली बार लंपी स्किन डिजीज कहाँ देखी गई? तो भारत में इसका जो पहला केस डिटेक्ट हुआ वो उड़ीसा में डिटेक्ट हुआ। ये बुक के अंदर सीधे लाइन जो है वो पशु आरोग्य में लिखी हुई है और बाकी आपको नोट्स में भी लिखाई है, क्लास में भी लिखाई है, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन था। लंपी स्किन डिजीज का जो पहला केस भारत में आया वो उड़ीसा में आया। नेक्स्ट है एक क्लिनिकल टेक्निक है जिसमें हम जानवर के शरीर को छूते हैं और फील करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जानवर के शरीर के भागों को, संरचनाओं को छूकर महसूस करना, ये क्या कहलाता है? पाल्पेशन। तो जनरल क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमने पढ़ाई है, क्लास में भी पढ़ा है पाल्पेशन। और परकसन, इस तरीके से टैपिंग करते हैं, वो परकसन हो गया। और ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप की हेल्प से करते हैं, ये सब हमने पढ़ रखा है पहले ही। तो ये तो सिंपली क्वेश्चन था, पाल्पेशन आंसर हो गया। लाइव एटीन्यूएटेड ब्रुसेला अबोर्टस वैक्सीन जो है वो दी हुई है, ठीक है, जो ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए की जाती है। तो वो हम लोग पढ़ते हैं कि जीवन में एक ही बार ये वैक्सीन दी जाती है और सिर्फ बछड़ियों में दी जाती है, जिसको हम एक तरीके से काफ फूड वैक्सीनेशन भी कहते हैं। सिर्फ बछड़ियों में दी जाती है और 4 से 8 महीने की उम्र के बीच में दी जाती है। तो ये क्लास में पढ़ाई है हमने, ठीक है। नेक्स्ट, इमेस्कुलेटर हो, बॉडीजो कैस्ट्रेटर हो, इलास्ट्रेटर हो, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो कैस्ट्रेशन के काम में लिए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्लास में पढ़ाया ये। नेक्स्ट देखेंगे, एक वयस्क भैंस है और उसमें दिया हुआ है कि मेटेलिक फॉरेन बॉडी, यानी कि लोहे के टुकड़े या लोहे के तार जो हैं वो उसके शरीर में कहाँ से रिकवर होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं हनी कॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है किसकी? रेटिकुलम की। और जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होती है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है वो रेटिकुलम की होती है। तो गाय या भैंस जो भी कील वगैरह, लोहे का तार वगैरह जो भी गलती से निगल लेती है, वो सब जाकर फंस जाता है, जमा हो जाता है किसमें? रेटिकुलम में, ठीक है। तो अगर हम उसको निकालेंगे तो वो कहाँ से निकालेंगे? रेटिकुलम से। अब ये क्वेश्चन जो है हमने जब TRP डिस्कस किया था, ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस या पेरिकार्डाइटिस, तब भी हमने इसको रीजन में पढ़ा था, अलग से डिस्कस किया था, ठीक है। और इस हनीकॉम्ब की जो संरचना है, इसी की वजह से जो रेटिकुलम है इसको टूल बॉक्स भी बोलते हैं, स्टमक का। टूल बॉक्स का मतलब जो भी गलती से जानवर लोहे की कोई भी कील या तार वगैरह निगल लेता है वो सब यहाँ जाकर जमा हो जाता है, इसलिए इसे स्टमक का टूल बॉक्स भी कहते हैं रेटिकुलम को, ठीक है। तो आंसर हो गया रेटिकुलम, रेटिकुलम आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, आर्टरी फोर्सेप। ये भी पेपर में, जो टेस्ट सीरीज के पेपर हुए हैं उनमें भी और आपको नोट्स में भी लिखाया है। आर्टरी फोर्सेप और मॉस्किटो फोर्सेप, इन दोनों का काम होता है कि जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग ना हो, तो ब्लीडिंग को अरेस्ट करने के लिए आर्टरी के मुंह को इस तरीके से दबाने के काम में लेते हैं आर्टरी फोर्सेप। फोर्सेप तो चिमटी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ब्लीडिंग को रोकने के काम में लिया जाता है। तो इसमें दिया हुआ है प्रिवेंटिंग एंड अरेस्टिंग हेमरेज ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग को रोकने के लिए या रक्तस्राव को रोकने के लिए काम में लेते हैं आर्टरी फोर्सेप या मॉस्किटो फोर्सेप। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल, यानी कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल कौन सा नहीं है। नॉन एब्जॉर्बेबल का मतलब हो गया कि जो अपने आप घुलेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब घाव सही हो जाता है तो टाँके हमें काटने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि साहब नॉन एब्जॉर्बेबल कौन सा नहीं है। तो नाइलॉन नॉन एब्जॉर्बेबल है, सिल्क नॉन एब्जॉर्बेबल है और पॉलीप्रोपाइलीन ये भी नॉन एब्जॉर्बेबल है। आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीडाइऑक्जेनोन। और ये हम लोग पढ़ते हैं पॉलीडाइऑक्जेनोन जो है ये पैराडाइऑक्जेनोन का पॉलीमर है, ठीक है ना। तो ये एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है, ये है एब्जॉर्बेबल। तो आंसर हो गया पॉलीडाइऑक्जेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें
ये थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, समझ के सॉल्व करना था। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। हर्निया का क्वेश्चन है, तो पूछा गया है कि ऑल हर्नियाज आर करेक्टराइज बाय एनाटॉमिकल वीकनेस, यानी कि हर्निया जो होती हैं वो शरीर के अंदर संरचनात्मक कमजोरियों की वजह से होती हैं। ये बात तो ठीक है भाई। अगर हम लोग पढ़ते हैं हर्निया में कि कोई भी ऑर्गन अगर खुद की ओरिजिनल कैविटीज़ को छोड़ के दूसरी कैविटी में प्रोट्रूड कर जाए, चला जाए, उसको हम लोग हर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो होगा तो वीकनेस की वजह से। अगर जो नेचुरल ओपनिंग है या जो हर्नियल रिंग है या जो नेचुरल ओपनिंग है उससे अगर प्रोट्रूजन हो नहीं रहा है तो वो निकल के जाएगा ही नहीं। तो स्थिति ये है कि बिना एनाटॉमिकल वीकनेस के हर्निया पॉसिबल नहीं है। तो एनाटॉमिकल वीकनेस तो होगी, तभी जाके कोई भी ऑर्गन दूसरी कैविटी में प्रोट्रूड करेगा या जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इट इज ए प्रोट्रूजन ऑफ वेसिकल थ्रो अम्बिलिकल और इंग्वाइनल रिंग। अब ये थोड़ा सा जो है वो एक तरीके से प्रिसाइज दे दिया कि भाई ये प्रोट्रूजन है इंग्वाइनल रिंग के द्वारा। अब इंग्वाइनल रिंग से अगर प्रोट्रूजन होगा तो उसको हम इंग्वाइनल हर्निया कहेंगे। सारी हर्निया में तो इंग्वाइनल रिंग से प्रोट्रूजन नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली सेंटेंस तो ये सही है भाई। इंग्वाइनल रिंग से इंग्वाइनल कैनाल के रास्ते अगर इंटेस्टाइन जो है वो हर्निएट हो रही है, जा रही है, तो उसको इंग्वाइनल हर्निया हम लोग बोलते हैं। तो ये भी सेंटेंस सही है। फिर पूछा गया है सेंटेंस दिया गया है कि ये जो ओपनिंग है जिनके रास्ते ऑर्गन जो है वो दूसरी कैविटी में प्रोट्रूड कर रहा है, ये ओपनिंग जनरली क्लोज हो जाती हैं या तो बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ, नॉर्मली ऐसा होता है। तो ये बात भी ठीक है भाई। हर्निया तो एबनॉर्मल कंडीशन है ना। ठीक है, तो जिस ओपनिंग के रास्ते ये जा रहा है कोई भी ऑर्गन, ठीक है, प्रोट्रूड कर रहा है, तो वो जनरली या तो जन्म से पहले या जन्म के पश्चात नॉर्मली बंद हो जाती हैं और वहाँ वीकनेस रह गई और उससे जो है वो ऑर्गन अगर चला गया तो वही हर्निया है। ठीक है, तो ये भी ठीक है सेंटेंस। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया हर्निया से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। लास्ट है इसमें कि ऑल हर्नियाज यूज एब्जॉर्बेबल सूचर। अब आप देखिए, हर्निया में ज़्यादातर केस में हम लोग एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल काम में लेते हैं, ये बात सही है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी हर्निया में लेते हैं क्या। तो क्या होता है, जैसे इंग्वाइनल हर्निया होती है उसमें जो हम मैस बनाते हैं ना, उसमें नॉन एब्जॉर्बेबल काम में लेते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है वो गलत हो गया। तो इसमें आंसर चला जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अभी कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो आंसर टिक करके आता है ना पेपर में, तो उसको ये रहता है कि ये ही क्यों सही नहीं है। आंसर एक्चुअली में जो होना चाहिए वही होगा। ठीक है, कई बार हम अपने हिसाब से जो है वो थ्योरी बना लेते हैं और उसको फिर जस्टिफाई करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो वैसा मत करिए, ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यही आंसर क्यों नहीं होना चाहिए साहब, ठीक है, तो वो एक्सप्लेन भी हम लोग कर ही रहे हैं। जिन जिन क्वेश्चन में बच्चों के ये था थोड़ा सा ऑब्जेक्शन टाइप था कि भाई ये ऐसा क्यों है, तो उसको हम यहाँ पूरा ठीक से एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सभी हर्निया में हम एब्जॉर्बेबल सूचर काम में नहीं लेते। जैसे मैं अभी इंग्वाइनल हर्निया की बात की तो उसमें मैस जो बनाते हैं, ठीक है, जो नेट एक तरीके से बनाते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल। एक्टोपिक यूरेटर, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्टोपिक टर्म कहीं भी अगर आती है, एक्टोपिक का मतलब होता है अपने ओरिजिनल जगह को छोड़ के कहीं और। जैसे हम कहें एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसे नॉर्मली प्रेगनेंसी माना यूटरस में हो रही हैं, ठीक है, और यूटरस को छोड़ के अगर प्रेगनेंसी कहीं और दूसरी जगह होती है तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ये एक्टोपिक का मतलब होता है, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के कहीं और कोई चीज़ हो रही है तो वो एक्टोपिक है। अब इसमें देखो, एक एक्टोपिक यूरेटर है। यूरेटर तो आप समझते ही हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं कि साहब किडनी से यूरिन को जो लेकर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कराने के लिए, ठीक है ना।
तो उनको हम लोग, जो मूत्र वाहिनी है, ठीक है, यूरेटर, तो ये कह रहा है कि अगर यूरेटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, अपनी जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, कहीं और है, तो वो निम्न में से कौन सी जगह पर यूरिन नहीं लेकर जा सकता, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा आप एनाटॉमी समझ लीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये डायफ्राम है, ये है डायफ्राम, ये डायफ्राम है, ठीक है। यूरेटर वगैरह जो भी हैं वो इस पोर्शन में है, यूरेटर हो, जो भी एब्डोमिनल कैविटी या जो पेल्विक कैविटी का जो पोर्शन है वो नीचे है, और ये थोरेसिक कैविटी है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर यूरेटर एक्टोपिक है, अपनी पोजीशन से कहीं इधर उधर है, तो वो कहाँ यूरिन लेकर नहीं जा सकता, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी में यूरेटर यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, वो कभी भी थोरेसिक कैविटी में यूरिन लेकर नहीं जा सकता, एक्टोपिक होगा तो भी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, थोरेसिक कैविटी। नेक्स्ट देखेंगे, डॉकिंग पूछी गई है कि डॉकिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है एनिमल में, मेथड ऑफ ट्रीटिंग इंजरी और नियोप्लासिया। तो डॉकिंग जो है वो कौन से ऑर्गन में की जाती है, तो डॉकिंग हम लोग पढ़ते ही हैं, डॉकिंग का मतलब होता है पूंछ को काटना, ठीक है ना, तो टेल में की जाती है, पूंछ में की जाती है। ये एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप नवजात को छोड़ दीजिए, नॉर्मल भी शरीर में पानी की मात्रा पूछी जाए, एक एडल्ट एनिमल की अगर बात करूं, तो एडल्ट एनिमल में जो वाटर कंटेंट होता है वो 60 से 70% होता है। 60 से 70% का क्या मतलब हुआ, 60 से 70% का मतलब हुआ 600 से 700 ग्राम पानी है प्रत्येक 1000 ग्राम पर, या प्रत्येक 1 केजी शरीर के वजन पर। 1 किलो शरीर के वजन पर 600 से 700 ग्राम पानी है, यही मतलब हुआ 60 से 70%, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि एक नवजात जो बच्चा है उसमें पानी की मात्रा शरीर के वजन के हिसाब से क्या रहती है, ठीक है। इसमें देखो आप, 250 से 300 ग्राम, तो ये कितनी हो गई, 250 से 300 ग्राम का मतलब हो गया, ये हो गई साहब 25 से 30%। तो 25 से 30% पानी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये कितनी हो गई, अगर 1 किलो शरीर के वजन में अगर पानी 150 से 200 ग्राम है, तो ये कितना हो गया, 15 से 20%, ये भी पॉसिबल नहीं है। और ये कितना हो गया, 50 से 100, तो 50 से 100 की अगर हम बात करें तो ये तो 5 से 10% ही हुआ, ठीक है। ये हो गया एवरेज 5 से 10%, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी बॉडी में पानी का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है पानी का कंटेंट कम होता जाता है, और फैट कंटेंट जो है वो बढ़ता जाता है, ये रहता है, ठीक है। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था। अब इसमें कितना निकल कर आ रहा है, 75 से 80%, 75 से 80% पानी होता है नवजात में, और फिर ये बाद में जो वयस्क होता है उसमें घटकर लगभग कितना रह जाता है, तो 60 से 70% रह जाता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ही अगर दिमाग लगाते तो कर सकते थे, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं, ये सब हमने पढ़ रखे हैं पहले ही। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग है, विटामिन दे रखी हैं और उनकी कमी से बीमारियां या इफेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो देखो आप, विटामिन के जो है, विटामिन के की कमी से ब्लड कोएगुलेशन क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, यानी कि रक्त का थक्का जो है वो बहुत धीमे जमेगा, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा या नहीं जमेगा, ठीक है। विटामिन B3 नियासिन जो है, ये हम लोग पढ़ते हैं, विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, पेलेग्रा होता है, ठीक है। विटामिन ए
विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया होता है, यानी कि आंखें जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है और स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स होते हैं, यानी कि मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें आंसर की बात करें तो एक को हमने मैच करा रखा है 4 से, ठीक है। तो एक को 4 से मैच एक ही ऑप्शन में है ये, ठीक है। और क्रॉस चेक कर लेंगे, विटामिन सी जो है डी ऑप्शन में आंसर है दूसरा, तो ये ठीक हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था और इसमें से सारी चीज़ें हमने क्लास में पढ़ रखी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लेग्यूमिनस फॉडर है, दलहनी चारा है। तो दलहनी चारा जो है रिजका है, बरसीम है, इन सब में क्या ज़्यादा होगी, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। अब एक चीज़ और है, देखो दलहनी जो चारा होता है ना उसमें मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं, उसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है, लेकिन दलहनी चारा मेनली किसके लिए जाना जा रहा है, प्रोटीन के लिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा, प्रोटीन। क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो हैं वो कौन से पौधे पर किए। तो हम लोग पढ़ते हैं उद्यान मटर, गार्डन पी, ठीक है। और गार्डन पी का जो बॉटनिकल नेम है वो है पाइसम सेटाइवम, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ाई है। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब चाहे इसको आप क्योंकि जो हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लगभग 104-105 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वेटनरी के तो 100 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। खैर, कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम ए सेल, यानी कि एक कोशिका से पूरा प्लांट जनरेट करने की जो एक तरीके से क्षमता है उसको क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टोटिपोटेंसी। अब ये जो क्वेश्चन है ना इसको डिलीट करके आप लोग सॉल्व कर सकते थे। हाइड्रोफोनिक्स तो आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। हाइड्रोफोनिक्स तो जो है वो बिना एक तरीके से मिट्टी वगैरह के, जैसे डायरेक्ट ज़मीन में फसल ना उगा के, चारा ना उगा के, वो टेक्नोलॉजी जो है नॉर्मली पानी के हिसाब से हम जो है वो उसमें चारा वगैरह या कोई भी चीज़ें उगाते हैं, ठीक है। वो हाइड्रोफोनिक्स हो गई। एरोफोनिक्स जो है वो हवा के हिसाब से हो गई चीज़ें, तो इसको डिलीट करके भी सॉल्व किया जा सकता था। फिर भी एक कोशिका से अगर हम होल प्लांट अगर जनरेट कर रहे हैं तो उस कैपेसिटी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, बॉटनिकल नेम पूछा गया है सर्पगंधा का, ठीक है। तो अब सर्पगंधा जो है ना इसको, ये तो अब डायरेक्ट जो है जो प्लांट आपने पढ़े होंगे, साइंस में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो रिवोल्फिया सर्पेंटाइना ये इसका बॉटनिकल नेम हो गया सर्पगंधा का, ठीक है। पूछा गया है कि एक कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, उसमें पूछा गया है कि एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएंगी उसके प्लाज्मा में। ये हमने जेनेटिक्स में जब मल्टीपल एलील का चैप्टर पढ़ा था उसमें अलग से एक टेबल बना रखी है, ठीक है ना। बुक में भी है और क्लास में भी पढ़ाई थी, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन तो ए है, ए क्या है, एंटीजन है। लेकिन अगर एंटीबॉडी की बात करें तो ए के अगेंस्ट में तो होगी नहीं, तो किसके अगेंस्ट में होगी, बी के अगेंस्ट में। बी एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी तो होगी एंटी बी और एंटीजन होगा ए, ठीक है। तब इसमें एंटीबॉडी पूछी गई है तो एंटी बी आंसर जाएगा, एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिसिन दे रखी है और उनके फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। मैच करेंगे। अब इसमें एक दो के मैच करने से ही ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो आप, हिपेरिन है, डी ऑप्शन है, ठीक है। हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट है, रक्त का जो है वो थक्का नहीं जमने देता है या ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, ठीक है। बीटाडीन जो है वो एंटीसेप्टिक है, तो इसी से सॉल्व हो गया। देख लीजिए आप, डी ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है 2 से, ठीक है। तो डी ऑप्शन में 2 1 में ही है इसमें, ठीक है। बाकी और देख लीजिए, बी ऑप्शन बीटाडीन जो है वो 1 से मैच हो रहा है, बी ऑप्शन 1 से मैच है, तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे,
ब्लड ग्लूकोज के रेगुलेशन के लिए कौन सी ड्रग काम में लेते हैं? तो ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए चाहे आप ड्रग पूछें चाहे एक तरीके से हार्मोन पूछें, तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो काम में लिया जाता है। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें ट्रीटमेंट में हम लोग इंसुलिन काम में लेते ही हैं। इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो देखो फार्माकोडायनेमिक्स जो है वो स्टडी है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग शरीर पर क्या काम करती है इसको फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन इसमें तो गलत पूछा है। ठीक है, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स, औषधियों का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहलाता है, ये भी ठीक सेंटेंस है। फार्माकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद मेडिसिन, यानी कि औषधियों का उपयोग करके बीमारियों का उपचार करना फार्माकोथेरेपी कहलाता है, ये भी ठीक है। लास्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है उसमें दिया हुआ है कि फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, ये गलत है। फार्माकोकाइनेटिक्स हमने पढ़ा है, शरीर जो ड्रग पर काम करता है उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसकी मेटाबॉलिज्म और उसका एक्सक्रीशन। ठीक है, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। तो ये भी हमने पढ़ाई है, आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एक क्लास पूछी गई है मेडिसिन की जो इंड्यूस करती है किसको? वॉमिशन को, उल्टी कराने को प्रेरित जो करती हैं उनको क्या बोलते हैं? इमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लास में पढ़ाई है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज मेड फ्रॉम बैक्टीरिया? ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के किया जा सकता था। ठीक है, और नाम में ही क्या आ रहा है इसमें? बैक्टेरियन आ रहा है। तो बैक्टेरियन उन वैक्सीन को कहते हैं जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को काम में ले रहे हैं, या तो किल्ड फॉर्म में या एट्यूनेटेड फॉर्म में उस, ठीक है, तो उस वैक्सीन को हम लोग क्या नाम देते हैं? बैक्टेरियन नाम देते हैं। और बाकी हेपेटाइटिस बी है, स्टॉल्क वैक्सीन है, इनमें ये जनरली वायरस के अगेंस्ट में जो वैक्सीन होती हैं वो हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया बैक्टेरियन। पायरेथ्रिन जो है उसको ओटिक ड्रग के रूप में काम में लिया जाता है। तो देखो अब ये इसको ना सिर्फ इससे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऊटाइटिस, ऊटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर, कान में सूजन को हम लोग बोलते हैं ऊटाइटिस। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि साहब पायरेथ्रिन जो है उसको हम ओटिक ड्रग के रूप में काम में ले रहे हैं, तो इसका उपयोग जो है वो कैसे किया जाता है? तो आप देखो, रिड्यूस इन्फ्लामेशन है एक ऑप्शन, तो एक है क्लियर माइट इन्फेस्टेशन ऑफ ईयर, कान के अंदर जो माइट का संक्रमण है उसको रोकने के लिए, उसको साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बाकी फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, तो ये तो वैसे ही डिलीट हो गए, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। ठीक है, और ये तो एक ही ऑप्शन बचा, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो सिर्फ इससे सॉल्व किया जा सकता था, ओटिक ड्रग से। ऊटाइटिस ईयर के इन्फ्लामेशन को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कान को साफ करने के लिए काम में लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि ये आपको पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है ना, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, और प्रैक्टिस में भी जो लोग पेट क्लिनिक वगैरह चला रहे हैं ना, उनको हो सकता है इसका आइडिया हो। बाकी जनरली जो बच्चा है LSA का, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तुक्के में सॉल्व कर दे वो बात अलग है। ठीक है, कि ऐसे ही तुक्का मार दिया और सही हो गया, वो एक अलग केस हो सकता है। बाकी नॉलेज के बिहाफ की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, आप पूछा गया है कि कौन सी हर्बल प्रिपरेशन है जो हम माइल्ड ट्रैंकुलाइजर के रूप में काम में लेते हैं डॉग में। हर्बल प्रिपरेशन पूछी है कुत्तों में माइल्ड ट्रैंकुलाइजर के रूप में जो काम में ली जाती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर है वेलेरिन। तो ये चाहे तो आप इसको छोड़ सकते थे, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था ना। 2-4 क्वेश्चन छोड़ देना अच्छा होता है कई बार, जब हम एकदम ब्लैंक हों। तो भाई जिस क्वेश्चन को ना तो हमने ऑप्शंस को कभी पढ़ा हो, ना हमने क्वेश्चन को कभी पढ़ा हो, उस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई आता है तो उसको छोड़ना ही है। तो इसको आप छोड़ के आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो आंसर है इसका
वेलेरिन। नेक्स्ट देखेंगे, ड्रग जो ट्रीट करती हैं या प्रिवेंट करती हैं कॉन्स्टिपेशंस को। अब इसमें बुलक दे रखा हो, चाहे कैटल दे रखा हो, बफेलो दे रखा हो, ये तो सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन के लिए। कॉन्स्टिपेशन कब्ज के उपचार में काम में लेते हैं, तो कब्ज के उपचार में हम लग्जेटिव परगेटिव काम में लेते हैं, ये आपको क्लास में लिखाया है, ठीक है ना, जो मल की निकासी कराती हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड हमने न्यूट्रिशन जब पढ़ा है तो न्यूट्रिशन के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें फीड एडिटिव हमने पढ़े थे, और फीड एडिटिव में हमने हार्मोन पढ़े थे एनाबॉलिक। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का मतलब होता है जो एक तरीके से बॉडी को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, मांसपेशियों की ग्रोथ के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो इंक्रीज मसल मास, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो एनाबॉलिक जो शरीर को मजबूती देने का या शरीर के वजन में बढ़ोतरी करने का या मांसपेशियों की ग्रोथ के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, ठीक। तो इसमें एनाबॉलिक में हमने जैसे पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन पढ़ा हमने, ठीक है, हमने थायरोक्सिन पढ़ा, ठीक है, ये सब हमने पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड धुरीन, ठीक है। धुरीन किस में पाया जाता है, जो आगे चलकर साइनाइड पॉइजनिंग करता है, तो ये हमने पढ़ा है ज्वार में पाया जाता है, सोरगम में, ठीक है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर से देखिए 2 क्वेश्चन आ गए अभी तक, ठीक है, न्यूट्रिशन में। एक तो कैस्टर बीन में पूछ लिया रेसिन, और धुरीन पूछ लिया, ठीक है ना, ज्वार के अंदर। पेरोसिस या इसी को हम लोग बोलते हैं स्लिप्ड टेंडन, ये पोल्ट्री में देखने को मिलती है बीमारी, किसकी कमी से होती है, मैग्नीज की कमी से। ये भी आपको क्लास में पढ़ाया, बुक्स में भी है। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग जो है वो मिस्टेक थी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व किया जा सकता था। इसमें आईएएस दे रखा है, आईएएस ऐसा कुछ है नहीं, ये एक्चुअली में क्या है, बीआईएस है। तो इसमें पूछा गया बीआईएस टाइप 1, लेकिन थोड़ा सा आप समझदारी से सॉल्व करते तो ये हो जाता। पूछा गया कैटल फीड जो है टाइप 1 का जो कैटल फीड है उसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा पूछी गई है। तो क्रूड प्रोटीन की मिनिमम जो मात्रा है बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कैटल फीड जो आता है टाइप 1 का, उसमें कितनी होती है, 22% होती है। ये भी टेबल आपको क्लास में लिखाई है, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं ADEK। ये क्वेश्चन पेपर में भी कई बार आया, यूनिवर्सिटी के पेपर्स में भी आते हैं। पिछली बार भी फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन से क्वेश्चन था, इस बार भी है, ठीक है। तो विटामिन ए जो है फैट सॉल्युबल विटामिन पूछी गई है, विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, तो आंसर हो जाएगा क्या, रेटिनॉल, ठीक है। बाकी तो ये थियामिन हो गई, राइबोफ्लेविन हो गई, निकोटिनेमाइड हो गई, ये सब बी कॉम्प्लेक्स जो है, थियामिन B1 हो गई, ये राइबोफ्लेविन B2 हो गई, और निकोटिनेमाइड या निकोटिनिक एसिड बोल दीजिए, ठीक है, ये सब क्या है, बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, ठीक। तो बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वाटर सॉल्युबल है, तो आंसर हो गया इसमें रेटिनॉल। TDN और DCP की फुल फॉर्म पूछी गई है, ये तो क्लास में हम लोग जब पढ़ते हैं तो कितनी बार ही आपने DCP TDN की फुल फॉर्म लिखी होगी। TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट और DCP डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, ठीक है। तो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट और डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, ये DCP TDN, डाइजेस्टिबल टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट और डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, बाइल इज सिक्रेटेड बाय, ये क्वेश्चन में 1% कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, सिक्रेशन वगैरह में अगर कोई कन्फ्यूजन था तो इसमें देखिए गॉल ब्लैडर ऑप्शन में ही नहीं है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइल के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए पित्त के बारे में, तो बाइल जो है वो लीवर के अंदर बनता है, ठीक है, और लीवर से सिक्रेटेड होता है, ठीक है। और पूछा जाए कि ये स्टोर्ड कहाँ होता है, तो इसका जो स्टोरेज होता है वो होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाकी बनता किस में है, लीवर में बनता है, तो आंसर क्या चला जाएगा, लीवर। और गॉल ब्लैडर है ही नहीं ऑप्शन में, तो कंफ्यूजन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टॉन्सिलेक्टोमी ऑफ डॉग,
अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको क्लास में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इसकी बेसिक्स जो हैं वो क्लास में पढ़ाई गई हैं। जैसे हमने पढ़ा था एक्टोमी, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये एक्टोमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन को जो है कट करके बाहर निकाल देना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी, ओवेरी और यूटरस को शरीर से हटा देना, बाहर कर देना, ये एक्टोमी होता है, ठीक है। और एक हम लोग जैसे पढ़ते हैं ओटोमी, रूमेनोटोमी, रूमन पर चीरा लगाना, तो इंसिजन देना ओटोमी और शरीर से बाहर करना एक्टोमी। तो टॉन्सिलेक्टोमी के बारे में कौन सा सेंटेंस सही नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप देखो पूछा गया है कि 4 सेंटेंस दिए हैं, कौन सा गलत कौन सा ये पूछा है। तो जनरल एनेस्थीसिया इज टिपिकली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। पहला सेंटेंस दिया गया है कि साहब जब हम लोग ये टॉन्सिलेक्टोमी का ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग जनरल एनेस्थीसिया काम में लेते हैं, ठीक है। तो जनरल एनेस्थीसिया में इसका ऑपरेशन किया जाएगा, ये ठीक सेंटेंस हो गया। दूसरा देखो, इट इज़ ए रिमूवल ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिल को हटा देना टॉन्सिलेक्टोमी कहलाता है, ये सही सेंटेंस है। इट इज़ परफॉर्म टू ट्रीट क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, लंबे समय तक अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है, सूजन है, उसको ट्रीट करने के लिए इसे काम में लिया जाता है। तो ये 3 सेंटेंस तो सही हो गए। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी ऑप्शन। तो इसको भी किया जा सकता था। अपने एक तरीके से जो कॉमन सेंस है, जो आपका व्यावहारिक ज्ञान है, या जो क्लास में आपको चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं, एक्टोमी, ओटोमी, ये सब जो समझाया गया था, उसके बिहाफ पर इस क्वेश्चन को बच्चा सॉल्व कर सकता था, ठीक है। हाँ, तो आंसर हो गया इसमें सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, स्लाइवरी रिटेंशन सिस्ट जो है, लार ग्रंथियों के अंदर जो रिटेंशन सिस्ट बन रही है कुत्ते में, वो कौन से रीजन में बनती है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, स्लाइवरी सिस्ट जो हैं वो जनरली जीव का जो नीचे का पोर्शन है ना, जैसे हम लोग रेनुला पढ़ते हैं, रेनुला क्या होती है? सबलिंगुअल जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है, उसकी डक्ट में जो सिस्ट बन रही है उसको हम लोग बोलते हैं रेनुला, ठीक है। तो जनरली जीव के नीचे ये सिस्ट जो हैं वो देखने को मिलती हैं, स्लाइवरी सिस्ट, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि भाई कहाँ देखने को मिल रही हैं। तो नेजल कैविटी में, नाक से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये डिलीट हो गया। डोर्सल सरफेस ऑफ टंग, जीव की डोर्सल सरफेस पर, ठीक है ना, डोर्सल यानी कि ऊपरी सतह पर, तो ये भी डिलीट हो गया। तीसरा है इन दी थायराइड, थायराइड से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है भाई। थायराइड में रिटेंशन सिस्ट कैसे बनेगी, और उसमें भी सलाइवरी लिखा हुआ है, तो ये भी डिलीट हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, सबमैंडिबुलर या सर्वाइकल रीजन, ठीक है। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। ये इजी क्वेश्चन थे भाई, ठीक है ना, ये सब क्लास में हमने डिस्कस किए हैं, और हमने क्लास में आपको बोला भी था कि भाई बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। क्लास में भी इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हिंदी इंग्लिश में मिक्स पढ़ाई जाती हैं, ताकि बच्चे को पेपर को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज में पेपर थोड़ा टफ लगता है। ये 2022 में भी यही कहानी थी और इस बार भी यही। तो जिन बच्चों ने थोड़ा सा इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, उनके नंबर ठीक आए, अच्छे आए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी हॉर्स में डज नॉट इंक्लूड। अब ये क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले तो लेप्रोटोमी समझ लीजिए। लेप्रोटोमी का मतलब होता है कि हम लोग एब्डोमेन के ऊपर, एब्डोमेन पर क्या दे रहे हैं? इंसीजन। एब्डोमेन पर हम लोग चीरा लगा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि जो उदर गुहा है, एब्डोमिनल कैविटी, तो एब्डोमेन के ऊपर हम कहीं भी चीरा लगा रहे हैं, इसको हम लेप्रोटोमी बोलते हैं। ओटोमी मतलब चीरा, और लेप्रो टर्म हम लोग काम में ले रहे हैं एब्डोमिनल रीजन के लिए, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि घोड़े में जब हम लेप्रोटोमी करते हैं तो कौन सी चीज़ इसमें शामिल नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, सर्जरी ऑफ नेजल कैविटी, भाई एब्डोमेन डायफ्राम के नीचे है, और नाक जो है वो ये हो गई, तो ये शामिल नहीं है। सीधा पहला ही ऑप्शन जो है आंसर हो गया, और बाकी के ऑप्शन देख लो आप। ऑपरेशन टू करेक्ट द डिसऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि अगर आहार नाल में कोई दिक्कत है उसके ऑपरेशन में काम में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। सर्जरी ऑफ एब्डोमिनल एंड जेनाइटल ऑर्गन में काम में ले सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर काम में ले सकते हैं, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पेल्विक कैविटी का हिस्सा होता है, ठीक है, या एब्डोमिनल कैविटी कह लीजिए, पेल्विक कैविटी कह लीजिए, ठीक। तो ये सब तो ऑप्शन हो गए भाई। लेप्रोटोमी का मतलब हो गया एब्डोमेन पर चीरा लगाना, चाहे वो एग्जामिनेशन के लिए लगाएं, चाहे ट्रीटमेंट के लिए लगाएं, चाहे सर्जरी के लिए लगाएं, ठीक है। तो नाक से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर ए ऑप्शन हो गया। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास की सबसे बुनियादी इकाई क्या है? एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ग्रामीण विकास अगर करना है, रूरल डेवलपमेंट करना है, तो विलेज का डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन भी कठिन नहीं थे, इस क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता था, विलेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लिटरल मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का शाब्दिक अर्थ पूछा गया था, ये क्लास में हमने लिखवाया है। जब एक्सटेंशन पढ़ाना शुरू करते हैं तो पहली जो क्लास होती है उसमें ये सब हम पढ़ाते हैं। स्ट्रेचिंग आउट यानी कि किसी भी चीज़ का विस्तार करना, प्रसार करना, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग आउट, फैलाना, एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेस्टिंग कर रहे हैं, एक न्यू टेक्नोलॉजी है उसकी टेस्टिंग की जा रही है ऑन दी फार्मर्स फील्ड। फार्मर के खेत पर एक नई टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग की जाती है, इसको हम क्या नाम देंगे? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को लैंग्वेज से ही सॉल्व किया जा सकता था। फार्मर की फील्ड पर एक नई टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग करना क्या कहलाता है? तो हाउस ट्रायल तो होगा नहीं, ये तो घर की बात हो गई, ठीक है। लैब ट्रायल होगा नहीं, क्योंकि ये तो लैब में किया जाएगा। ऑफ फार्म होगा नहीं, खेत के बाहर परीक्षण होगा नहीं, क्योंकि ऑन दी फार्मर्स फील्ड है। तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या? ऑन फार्म ट्रायल। ये बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, थोड़ा सा ना क्वेश्चन पेपर को अपने को समझदारी से सॉल्व करना होता है। तो आंसर हो गया ऑन फार्म ट्रायल, ठीक है। यानी कि किसान के खेत पर कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका ट्रायल किया जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है, ऑन फार्म ट्रायल। बाकी ऑप्शन को डिलीट करके भी किया जा सकता था इसे। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लाइव स्टॉक एक्सटेंशन टीचिंग ऐड दिए हुए हैं, रेडियो, टेलीविजन और मेगाफोन आर यूज्ड। रेडियो टेलीविज़न जो है वो किस पर्पज़ के लिए काम में लिए जाते हैं? तो रेडियो जैसे आप सुन रहे हैं माना, ठीक है, रेडियो पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है तो आप अकेले नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, लाखों लोग सुन रहे हैं, ठीक। टेलीविज़न पर टेलीविज़न के ऊपर अगर कोई इंटरव्यू आ रहा है तो दुनिया जहाँ के लोग उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से कैंपेन जो है वो इसमें आंसर जाएगा। देखिए, ग्रुप डिस्कशन जाएगा नहीं, टेलीविज़न या रेडियो टेलीविज़न टॉक और रेडियो टॉक और टेलीविज़न टॉक हमने पढ़ा है मास कॉन्टैक्ट मेथड में। यानी कि हिंदी में बोलते हैं जनसंपर्क विधि। जनसंपर्क का मतलब ही क्या हो गया? बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। रैंडम फार्म विजिट होगा नहीं, इंडिविजुअल कांटेक्ट होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या है? कैंपेन। किसी भी अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए, रन करने के लिए रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा, ठीक है ना। तो कैंपेन हो गया आंसर, ये भी इजी क्वेश्चन था। ऑपरेशन फ्लड, ये हम लोग पढ़ते ही ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, तो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड। हेड ऑफिस, कार्यालय या मुख्यालय पूछा गया है किसका? एनडीडीबी का, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। अब देखो, पिछली बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी 2022 में, इस बार इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया। तो एनडीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आनंद, गुजरात में। एनडीडीबी और अमूल दोनों का। NAFED, नाफेड जो है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है। तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नाफेड, ये फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। बाकी इसको ना थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी करते तो भी डिलीट होके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। नेक्स्ट देखेंगे, जेनेटिक्स की टर्म में विच ऑप्शन इज करेक्ट विद रेफरेंस टू प्योर लाइन ब्रीड। प्योर लाइन जो ब्रीड है
उसके बारे में कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि प्योर लाइन जो तैयार की जाती है वो तैयार की जाती है लाइन ब्रीडिंग से, और प्योर ब्रीड जो तैयार की जाती है वो तैयार की जाती है ग्रेडिंग अप से। ये सब हम ब्रीडिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि साहब प्योर लाइन ब्रीड के बारे में कौन सा सेंटेंस सही है। इट इज़ द यूनियन ऑफ गैमेट कैरिंग डिफरेंट एलील। ये कह रहा है कि विभिन्न एलील वाले युग्मकों का मिलन है, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ए सिनोनिम विद द हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये भी गलत हो गया। ठीक है, इट इज द यूनियन ऑफ गैमेट हैविंग आइडेंटिकल एलील, इसमें भी एलील दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन। क्या है? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है दैट आर ब्रेड विद इन ए स्पेसिफिक जेनेटिक लाइन ओवर सेवरल जनरेशन। ठीक है ना, कई पीढ़ी तक जो है वो हम लोग मैटिंग कराते जा रहे हैं, ब्रीडिंग कराते जा रहे हैं, तो उसको हम लोग नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था, सॉल्व किया जा सकता था, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, हार्मोन जो ग्राफियन फॉलिकल स्रावित करती है, ये टेस्ट पेपर में भी दिया है, क्लास में भी पढ़ा है। ग्राफियन फॉलिकल के हार्मोन हम लोग पढ़ते हैं, एक तो ईस्ट्रोजन और एक हम लोग पढ़ते हैं इनिविन। ठीक है ना, तो ईस्ट्रोजन आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ टेस्टिकल इन मेल। मेल के अंदर टेस्टिस का क्या रोल है? तो टेस्टिस हम लोग पढ़ते हैं मेनली दो काम है, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन जो लीडिंग सेल का काम है, और टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उनका काम हो गया स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है ना, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस चलती है। तो इनका काम हो गया स्पर्म का प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन। ठीक है ना, अब एक ही सेंटेंस पूछा गया, ऑल दी अबव ऐसा कुछ है नहीं, तो आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन आंसर जाएगा। स्पर्म तो बनते हैं टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो लीडिंग सेल कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों टेस्टिस के फंक्शन हो गए, ए आंसर हो गया इसमें। ओवेरी कंटेन सेवरल थाउजेंड टिनी स्ट्रक्चर। तो ओवेरी की जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलिकल बोलते हैं, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? प्राइमरी फॉलिकल। क्या हो जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल, या नॉर्मली फॉलिकल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन ए सेकेंड प्रेगनेंसी अकर ड्यूरिंग एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी इज नॉन एज। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखो, ये कहना चाह रहा है कि कोई एनिमल है वो पहले से प्रेग्नेंट है, उसी प्रेगनेंसी में वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यूटरस के अंदर फीटस है और दूसरा फीटस और बन जाए। इसको क्या बोलेंगे? सुपरफीटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? सुपरफीटेशन। यानी कि एनिमल पहले से प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसी प्रेगनेंसी में वो दूसरी बार और प्रेग्नेंट हो जाए, तो दो फीटस हो गए एक तरीके से, या तीन हो गए, जो भी है, इसको सुपरफीटेशन कहते हैं। एक होता है, तो ये तो आंसर हो गया, एक होता है सुपर फेकंडेशन। सुपर फेकंडेशन का मतलब होता है कि जैसे माना कुतिया है, ठीक है, उसमें 9 दिन का जो है वो हीट पीरियड है, ठीक, तो उस हीट पीरियड में कुतिया की मैटिंग एक डॉग से हुई, ठीक है, और ऐसे समझिए इसको, माना सुपर फेकंडेशन जो है कि भाई जो भी मल्टीपेरा एनिमल हैं, जैसे कुतिया ही ले लीजिए, उसने एक तरीके से 2 या 3 ओवम जो हैं या 4 ओवम जो हैं वो एक तरीके से ओव्यूलेशन में निकाले, ठीक है। अब ये जो ओवम है इससे एक स्पर्म फ्यूज हुआ, ए नंबर का कोई डॉग है उसका, ठीक है, तो जाइगोट बन गया, ठीक। और ये जो ओवम है दूसरे दिन मैटिंग किसी दूसरे डॉग से हुई, तो ये है बी डॉग, ठीक है ना, और बी डॉग जो है उसका स्पर्म फ्यूज हो गया इस ओवम के साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं सुपर फेकंडेशन। सुपर फेकंडेशन का मतलब एक ही हीट पीरियड में जो एक तरीके से माना जो कुतिया है
वो 2 या 3 अलग अलग डॉग्स के साथ मैटिंग करे तो जो है जो बच्चे होंगे या जो एम्ब्रियो बनेंगे या जो जाइगोट बनेंगे या जो फीटस बनेंगे वो अलग अलग डॉग के हैं, यानी कि माँ जो है वो सेम है और उसने ओव्यूलेशन किया तो माना 3 ओवम निकले और 3 ओवम निकले तो एक डॉग ने मैटिंग की, एक ओवा उसके साथ फ्यूज हो गया स्पर्म के साथ, ठीक है। दूसरे दिन दूसरे डॉग ने मैटिंग की, दूसरा ओवा जो है उस डॉग के स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया। इस कंडीशन को नाम देते हैं सुपर फेकंडेशन। एक है फीटेशन, सुपर फीटेशन, फीटस पहले से है और उसी प्रेगनेंसी में दोबारा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए तो इसको बोलते हैं सुपर फीटेशन। यानी कि एक प्रेगनेंसी के ऊपर दूसरी प्रेगनेंसी, एक फीटस के ऊपर दूसरा फीटस, वो सुपर फीटेशन हो गया। और एक ही हीट पीरियड के दौरान 2 या 3 अलग अलग मेल से मैटिंग हो और उनके अलग अलग मेल के बच्चे हों। जैसे माना कुतिया ने माना 4 बच्चों को जन्म दिया, ठीक है, और उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका पिता जो है वो एक है और 2 जो बचे हुए बच्चे हैं उनके पिता अलग अलग हैं, यानी कि 4 बच्चे पैदा हुए और पिता कितने, 3। ये जो कंडीशन है ना, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं सुपर फेकंडेशन, ठीक है ना। तो एक हीट पीरियड में अलग अलग मेल के साथ जो है वो मैटिंग हो तो इसको हम लोग नाम दे रहे हैं सुपर फेकंडेशन। और टीलोगोनी जो है ये मिसकंसेप्शन है, आजकल ये जो है वो चलन में नहीं है, ठीक है। और ममीफिकेशन तो आप जानते ही हैं कि फीटस जो है, भ्रूण जो है उसकी मृत्यु हो जाए और वो सूख कर कठोर हो जाए, इसको हम लोग ममीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ममीफाइड फीटस यानी कि सूख कर कठोर हो जाए फीटस। तो इसमें आंसर हो गया कि पहले से अगर प्रेगनेंसी है और उसी प्रेगनेंसी में सेकंड प्रेगनेंसी हो जाए, यानी कि पहले से फीटस है और वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाए तो इसको सुपर फीटेशन बोलते हैं, फीटस के ऊपर फीटस, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो गया इसमें सी ऑप्शन। फ्रेंच मिनी स्ट्रो, ये क्वेश्चन पेपर में भी कई बार दिया हुआ था और पहले भी यूनिवर्सिटी के पेपर्स में भी कई बार आया है। फ्रेंच मिनी जो सीमन स्ट्रो होती है उसका वॉल्यूम होता है 0.25 ml, ये सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। प्रोलॉन्ग और डिफ़िकल्टी इन लेबर टाइम, यानी कि पार्चुरेशन के टाइम पर बच्चे के जन्म के समय अगर तकलीफ़ हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टोकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डिस्टोकिया। और अगर नॉर्मल बर्थ हो रही है तो यूटोकिया बोलते हैं। विच वन आउट ऑफ फॉलोइंग सिक्रेट द हार्मोन मेलेटोनिन, ये हमने पढ़ा है, मेलेटोनिन सेरोटोनिन, ठीक है ना। मेलेटोनिन कौन स्रावित करती है, पीनियल ग्लैंड, ये पढ़ाया है क्लास में भाई, ठीक है ना। मेलेटोनिन पीनियल ग्रंथि स्रावित करती है। और मेलेटोनिन से हमने क्वेश्चन भी दिया था, पेपर में भी दिया था, जो टेस्ट सीरीज के पेपर थे उसमें भी पूछा गया था इससे। हार्मोन विच इज यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, यानी कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, बच्चे की शुरुआती जो है वो भ्रूणीय अवस्था में मृत्यु ना हो, इसको रोकने के लिए क्या दे सकते हैं। एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। क्लास में भी इसको डिस्कस किया है हमने कि अगर हैबिचुअल अबॉर्शन हो रहे हैं, बार बार अगर अबॉर्शन हो रहे हैं तो उनको रोकने के लिए हम क्या देते हैं, प्रोजेस्टेरोन देते हैं। क्या देते हैं भाई, प्रोजेस्टेरोन। और इसलिए प्रोजेस्टेरोन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ है, भ्रूण की शुरुआती अवस्था में अगर मृत्यु हो रही है तो उसको रोकने के लिए हम प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल एज ऑफ प्यूबर्टी ऑफ इंडिजिनस ब्रीड ऑफ कैटल, ठीक है ना। ये देसी गाय में प्यूबर्टी की उम्र, ये यूनिवर्सिटी के पेपर से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपकी बुक में भी है और क्लास में भी हमने डिस्कस किया है, यूनिवर्सिटी के पेपर में भी सॉल्व कराया है और क्वेश्चन पेपर्स में भी आपको दिया है, ठीक है ना। 18 से 24 महीने देसी जो गाय है उसकी प्यूबर्टी की एज हो गई 18 से 24 महीने। हाँ, ये क्वेश्चन है, लेफ्ट यूटराइन हॉर्न, देखिए लेफ्ट यूटराइन हॉर्न इज लॉन्गर देन राइट यूटराइन हॉर्न इन द यूटरस ऑफ फॉलोइंग। अब सेंटेंस में दे दिया एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन दिया गया है कि लेफ्ट यूटराइन हॉर्न जो होता है वो लंबा होता है राइट यूटराइन हॉर्न के कंपैरिजन में, किसे छोड़कर, ये दिया गया है, ठीक है। अब समझिए, मेयर जो है उसमें टी शेप का यूटरस होता है,
दोनों हॉर्न की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, सिमेट्रिक होते हैं। तो डिलीट हो गया ऑप्शन, ठीक है। इसमें ना तो राइट हॉर्न बड़ा है ना लेफ्ट हॉर्न बड़ा है, दोनों सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। अब गाय को और कैमल को देखिए एक बार। गाय में हमने क्लास नोट्स में लिखा है, गाय में ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी होती हैं वो यूटरस के राइट हॉर्न में होती हैं, लेकिन हमने ये नहीं लिखा कि राइट हॉर्न लंबाई में बड़ा होता है। ज़्यादातर एनिमल में यूटरस के जो हॉर्न होते हैं ना वो सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब होता है लगभग लेफ्ट और राइट हॉर्न की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। गाय जो है उसमें हमने पढ़ा था कि गाय में राइट हॉर्न में प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि राइट साइड की ओवेरी ज़्यादा फंक्शनल होती है लेफ्ट साइड की ओवेरी के कंपैरिजन में। तो राइट साइड की ओवेरी ज़्यादा फंक्शनल होती है, तो राइट साइड के हॉर्न में प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है गाय में। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि लंबाई ज़्यादा होती है राइट हॉर्न की, दोनों हॉर्न सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी कैंसिल हो गया। अब आ जाइए कैमल पर। कैमल में हमने पढ़ा कैमल के अंदर ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी होती हैं वो लेफ्ट हॉर्न होती हैं। क्या होती हैं, लेफ्ट हॉर्न। तो इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ भी हमने लंबाई नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ प्रेगनेंसी पढ़ी है, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब आ जाइए मुर्गी पर। मुर्गी में हॉर्न की तो कोई कहानी है ही नहीं, ठीक है ना। मुर्गी में हम लोग पढ़ते हैं कि मुर्गी में लेफ्ट ओवेरी और लेफ्ट ओविडक्ट यही फंक्शनल होती हैं, और ये लेफ्ट ओविडक्ट है, इसके जो हैं वो हम अलग 5 पार्ट पढ़ते हैं जिसमें यूट्रस भी शामिल है, ठीक है। तो मुर्गी में तो राइट साइड का तो सिस्टम फंक्शनल ही नहीं है, नॉन फंक्शनल है। इसमें तो मुर्गी के अंदर तो सिर्फ लेफ्ट साइड का ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फंक्शनल होता है। तो यहाँ तो कंपैरिजन का तो कोई सवाल ही नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि अब इसमें फिर एक तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिकली सही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में गलत है, लेकिन फिर भी अगर इसमें ऐसे है कि भाई आंसर बोर्ड को देना ही पड़े, तो इसमें आंसर या तो मुर्गी जा सकता है और या गाय जा सकता है। इन दोनों में से आंसर हो सकता है, बाकी ये क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिकली ठीक नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन तब जरूर ठीक होता जब ये पूछा जाता कि साहब कौन से साइड के हॉर्न में प्रेगनेंसी ज़्यादा होती हैं, उस रिगार्डिंग होता तब ठीक था। लेकिन ज़्यादातर एनिमल में लेफ़्ट और राइट हॉर्न सिमेट्रिक होते हैं, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्शन है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ना तो इसमें एक्चुअली में कोई भी ऑप्शन एकदम क्लियर कट ठीक नहीं है। फिर भी मुर्गी आंसर हो सकता है क्योंकि वहाँ तो हॉर्न का कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। और या फिर गाय आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी बोर्ड डिसाइड करेगा, तो बोर्ड की जो आंसर की होगी उसके हिसाब से इसको डिसाइड करेंगे। बाकी इसके पीछे क्या कंसेप्ट है वो हमने समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ड्रग जो हेल्प करती है रिलीविंग गैस और ब्लोटिंग, यानी कि ब्लोटिंग के ट्रीटमेंट में या आफरा के उपचार में या गैस की निकासी के लिए कौन सी ड्रग काम में लेते हैं। तो डायूरेटिक तो यूरिन की निकासी के लिए काम में लेते हैं, एंटासिड एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के काम में लेते हैं, एमेटिक जो है वो उल्टी कराने के लिए काम में लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्मिनेटिव। गैस की निकासी के लिए कार्मिनेटिव काम में लेते हैं। डेंटल फार्मूला पूछा है परमानेंट डेंटिशन का डॉग में, कुत्ते में। हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं कुत्ते में 3142 और 3143। अब इसमें पूरा फार्मूला नहीं दिया गया, इसको पूरा फार्मूला हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये पूरा फार्मूला होगा, तो 3142 3143 ये फार्मूला है। और बाकी पालतू जानवरों में ये फार्मूला हम किसी एनिमल में नहीं पढ़ते, ये फार्मूला भी हम किसी एनिमल में नहीं पढ़ते। और ये तो कहानी 3 तक ही ख़त्म कर दी, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर तो यहाँ है ही नहीं, तो ये भी हम किसी में नहीं पढ़ते। तो इसमें तो ऑप्शन को डिलीट करके भी किया जा सकता था एकदम, ठीक है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है, क्लास में भी पढ़ाया, बहुत ईजी है। सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या जो है वो जानवर कोई भी हो, अब इसमें तो कैटल पूछा गया, बाकी कोई भी जानवर हो, जानवर ही नहीं कोई भी मैमेलियन स्पीसीज हो जो स्तनधारी जो हैं
उसमें चाहे ऊंट हो, चाहे हम लोग हों, चाहे गाय हो, भैंस हो, सब में सर्वाइकल कशेरुकाएं जो हैं उनकी संख्या कितनी होती है? गर्दन में 7 होती है। स्टडी ऑफ मसल एक्शन यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मसल का एक्शन जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज करके, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्सरे तो होगा नहीं, फिजिकल चेकअप होगा नहीं। अब कंफ्यूजन हो सकता था तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हो सकता था, लेकिन कार्डियोग्राफी में तो स्पेसिफिक हार्ट मसल की बात होती है कि हार्ट जो है उसके इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होते हैं, अगर उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, या उससे रिलेटेड टर्म हो गई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। तो ये तो हार्ट मसल से रिलेटेड हो गई, तो एक ही ऑप्शन बचा क्या? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल न्यूमेटिक बोन आर फाउंड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायुकोशीय हड्डियां किस में पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन इसने जानवर ये गलत दे दिया है, ठीक है। न्यूमेटिक बोन जो है वो टिपिकल करैक्टर होता है किसका? पोल्ट्री का या पक्षियों का, ठीक है। तो कुछ जो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक दिमाग लगाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो ये समझ सकते हैं कि साहब पक्षी जो हैं वो तो जानवर होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी बात यह है कि जानवरों में न्यूमेटिक बोन होती नहीं है नॉर्मली, ठीक है ना। ऐसे ही हम फ्रंटल और इन सब जो स्कल बोन है इनको अगर हम छोड़ दें तो न्यूमेटिक बोन जो है वो टिपिकल करैक्टर है किसका? पक्षियों का, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन से जानवर में, कौन से एनिमल में न्यूमेटिक बोन पाई जाती हैं। तो देखिए न्यूमेटिक बोन पक्षियों में पाई जाती हैं, लेकिन पक्षी जानवर नहीं है और जानवरों में जनरली होती नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर इसमें क्या जाएगा? पक्षी जाएगा। तो कुछ बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे थे कि साहब इसमें तो जानवर दिया हुआ है, जानवर पक्षी कब से होने लग गए। तो मेरे वैज्ञानिक मित्रों, क्वेश्चन जो है उसको अपने को एक्चुअली में समझना होता है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो न्यूमेटिक बोन जो है, न्यूमेटिक बोन का मतलब ऐसी हड्डियां जो छिद्रित होती हैं, जिनमें हवा भरी होती है, जो इनका काम एक्चुअली में बॉडी को या स्केलेटन को या पूरे शरीर को हल्का बनाए रखना होता है ताकि उड़ने में आसानी हो, उनको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन, ठीक है ना। हाँ, तो आंसर पक्षी जाना चाहिए इसका, ठीक है। और नहीं तो अगर एनिमल के रेफरेंस में अगर होगा तो फिर डिलीट भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। वो दोनों ही बातें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द मेडुलरी कैविटी ऑफ स्पॉन्जी बोन, हड्डी के अंदर जो मेडुलरी कैविटी है उसमें क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो क्या होती है? बोन मैरो होती है। तो जनरल क्वेश्चन है, तो हमने कई बार पढ़ा भी है, ठीक है ना। बाकी डिलीट करके भी किया जा सकता था, नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, बॉडी के कुछ पार्ट दे रखे हैं और इधर जो हैं उनके फंक्शन दे रखे हैं, मैच करने हैं, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है या जो लिस्ट 1 है उसमें ए ऑप्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम हो गया प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये क्वेश्चन इसी पेपर में पहले भी आया है। भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस में होती है? टेस्टिस में, और टेस्टिस का काम टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना और स्पर्म का प्रोडक्शन करना, ठीक है। एपिडिडाइमिस का क्या काम है? एपिडिडाइमिस का काम होता है स्पर्म का स्टोरेज, एपिडिडाइमिस का काम हो गया। प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा का काम है फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर टू फीटस। माँ और बच्चे के बीच में जो फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होता है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। और ओवेरी, अंडों का जनन यानी कि ओवम पैदा करने का काम किसका है? ओवेरी का है, ठीक है। तो ये अब इसको देखेंगे, डी ऑप्शन जो है उससे दूसरा मैच हो रहा है, डी में सेकंड। तो डी में सेकंड एक ही ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो गया। बाकी और देख लीजिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ए जो है वो मैच हो रहा है किससे? 4 से। ए 4 से मैच हो रहा है, बी जो है वो 3 से मैच हो रहा है, तो ये आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे,
कौन सी सलाइवरी ग्लैंड नहीं है, ये तो हमने पढ़ा है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड और मैंडिबुलर और सबलिंगुअल नॉर्मली हम पढ़ते हैं, और कुत्ते में जो है एक फोर्थ पेयर और होती है जिसको जाइगोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, तो पैरोटिड हो गई, पैरोटिड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, तो आंसर हो गया पैरोटिड। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना किसकी होती है, रेटिकुलम की होती है, और इसलिए जो भी लोहे के कील वगैरह या जानवर कुछ निगल लेता है इस तरीके की चीज़ें, तो वो इस रेटिकुलम में, हनी कॉम्ब में फंस जाती हैं। ये भी एक ही पेपर में इसी कंसेप्ट से 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये यूनिवर्सिटी के पेपर में, पुराने पेपर में भी पूछा गया है और यूनिवर्सिटी के पेपर में भी आया है, और ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको क्लास नोट्स में भी पढ़ाया गया है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है किडनी की क्या है, नेफ्रॉन है। ग्लैंडुलर स्टोमक ऑफ फाउल, मुर्गे के अंदर ग्लैंडुलर स्टोमक किसे कहा जाता है, क्लास नोट्स में भी है, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, पढ़ाया भी है, और टेस्ट सीरीज में भी कई बार ये क्वेश्चन दिया है। ग्लैंडुलर स्टोमक को ही हम लोग बोलते हैं ट्रू स्टोमक, यानी कि जहाँ मेनली जो हैं वो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनका काम मेनली जो है वो पाचक एंजाइम वगैरह स्रावित करना है, ठीक है। तो जिसको ग्लैंडुलर स्टोमक कहते हैं उसी को ट्रू स्टोमक कहते हैं। किसे कहेंगे, प्रोवेंट्रिकुलस को। अब देखो, पिछली बार 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था कि पोल्ट्री में ट्रू स्टोमक किसे कहा जाता है, इस बार आ गया कि पोल्ट्री में ग्लैंडुलर स्टोमक किसे कहा जाता है, ठीक है ना, तो प्रोवेंट्रिकुलस को। और मस्कुलर स्टोमक पूछता तो गिजार्ड को। करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस हम लोग एक्रोनिम पढ़ते हैं शूटर के नाम से, ठीक है। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवेल्युएशन, रिकंसिडरेशन। अब देखो, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, अब ये 2 ऑप्शन में है, एनालाइजिंग द सिचुएशन, एनालाइजिंग द सिचुएशन, बाकी तो डी ऑप्शन और बी ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए। तो एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हो गया, तीसरा टीचिंग, फिर इवेल्युएशन, फिर रिकंसिडरेशन या रीथिंकिंग। तो आंसर हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर हो गया। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवेल्युएशन, रिकंसिडरेशन। नेक्स्ट, यही है, बाकी तो डिलीट करके भी कर सकते थे और बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आकाश गंगा, ये करंट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। एनडीडीबी जो है उसने आकाश गंगा की स्थापना की है, ठीक। तो ये एक्चुअली में जो एक तरीके से ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन के लिए इसको शुरू किया है, ठीक है ना। हाँ, तो ये करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ एनिमल, ऐसा कौन सा संगठन है जो जानवरों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। ये हमने पढ़ा है और पेपर में भी कई बार दिया है। WOAH, पहले इसका नाम था OIE। ये पिछली बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, इस बार ये इसका फंक्शन दे दिया। क्वेश्चन तो सेम ही है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन पेपर टफ नहीं था। अगर सब्जेक्ट के 2-4 हार्डली क्वेश्चनों को छोड़ दें तो पेपर नॉर्मल था, कंसेप्चुअल था, समझ जिस बच्चे ने विकसित किए, क्लास जो लिए प्रॉपर, उसका पेपर अच्छा हुआ होगा, ठीक है, बाकी बात अलग है। तो आंसर हो गया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। मिल्क फीवर, मिल्क फीवर को क्या बोलते हैं, पार्चुरियंट पेरेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब पेपर में भी दिए हुए हैं और क्लास में भी सब पढ़ाया आपको। Which of the following is used for the emergency release of ruminal content and gas in case of bloating? आफरा जब होता है तो गैस की निकासी के लिए क्या काम में लेते हैं। तो आफरा जब होता है तो गैस की निकासी के लिए ट्रोकार कैनुला काम में लेते हैं, लेफ्ट पैरालंबार फोसा पर अप्लाई करते हैं गैस की निकासी के लिए। इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकियाइटिस, IBR, ये हमने पढ़ा है, वायरल डिजीज है, ठीक है ना, हर्पीज वायरस से होती है।
तो नॉर्मल क्वेश्चन है, वायरल डिजीज है IBR। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज आपको क्लास में पढ़ा है, जूनोटिक जो जानवरों से इंसानों में या इंसानों से जानवरों में जो बीमारी फैलती है उनको जूनोटिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो एंथ्रेक्स इंसानों में भी फैल सकती है, ट्यूबरकुलोसिस जानवरों से इंसानों में, इंसानों से जानवरों में फैल सकती है, ब्रुसेलोसिस भी जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क फीवर। मिल्क फीवर जूनोटिक नहीं है, ठीक है, मेटाबॉलिक डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर डीवर्मिंग। डीवर्मिंग यानी कि अंतः परजीवियों को नष्ट करने के लिए, जो कृमि हैं उनको नष्ट करने के लिए कृमिनाशक दवाई पूछी गई है, ठीक है ना। तो कृमिनाशक इसमें ऑप्शन में एक ही है, फेनमेंडाजोल। अब फेनमेंडाजोल की जगह एल्बेंडाजोल होता तो वो भी ठीक आंसर था, लेवामिसोल होता वो भी ठीक आंसर था, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं कि साहब प्रेग्नेंट एनिमल में हम लोग फेनमेंडाजोल ज़्यादा काम में लेते हैं, बाकी नॉर्मली एल्बेंडाजोल काम में ले सकते हैं, लेकिन एल्बेंडाजोल प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। तो एल्बेंडाजोल, फेनमेंडाजोल ये सब क्या हैं? डीवर्मर हैं, अंतः परजीवियों को नष्ट करने के काम में लेते हैं। हॉर्स में पूछा गया है मेलिन टेस्ट, ठीक है ना, एकदम इजी क्वेश्चन था। देखिए घोड़े की बीमारियां इसमें दे रखी हैं। ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग ट्यूबरकुलिन टेस्ट या स्टोरमोंट टेस्ट काम में लेते हैं, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अब बात आती है बीमारी है ग्लैंडर। ग्लैंडर किससे होती है? बर्खोल्डेरिया मलेई से। बर्खोल्डेरिया मलेई, और इस मलेई से ही टर्म आती है मेलिन, यानी कि बर्खोल्डेरिया मलेई जो बैक्टीरिया है, उस बर्खोल्डेरिया मलेई का जो PPD होता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ट्यूबरकुलिन टेस्ट आया, जैसे ब्रुसेलोसिस से ब्रुसेलिन टेस्ट आया, इसी तरीके से मलेई से मेलिन टेस्ट आया। तो बर्खोल्डेरिया मलेई, आंसर क्या हो जाएगा? ग्लैंडर्स। आंसर हो जाएगा ग्लैंडर। बर्खोल्डेरिया मलेई से होती है और मेलिन टेस्ट काम में लेते हैं डायग्नोसिस के। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरोटाइप ऑफ FMD इज नॉट सर्कुलेटिंग करंटली इन इंडिया। ठीक है, FMD वायरस जो है उसकी कौन सी स्ट्रेन अब इंडिया में जो है वो देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए पहले हम लोग 4 स्ट्रेन पढ़ते थे, O, A, C और एशिया फर्स्ट। ये 4 स्ट्रेन पहले पढ़ते थे हम। इसमें से एक स्ट्रेन जो है वो इरेडिकेट हो चुकी है, कौन सी? C स्ट्रेन, ये डिलीट हो चुकी है। अब हम लोग जो वैक्सीन काम में लेते हैं वो ट्राईवेलेंट वैक्सीन काम में लेते हैं इन 3 के अगेंस्ट में, O, A और एशिया फर्स्ट, इन 3 के अगेंस्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं रक्षा ओवेक ट्राईवेलेंट वैक्सीन। ठीक है ना। तो C स्ट्रेन जो है वो इरेडिकेट हो चुकी है। ये सब क्लास में पढ़ाया है, टेस्ट पेपर्स में भी हैं। ठीक है। नेम द अमीनो एसिड विच डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ हीम। हीम की सिंथेसिस में कौन सा अमीनो एसिड जो है, हीमोग्लोबिन का जो कंपोनेंट होता है ना हीम, उसकी सिंथेसिस में कौन सा अमीनो एसिड जो है वो पार्टिसिपेट करता है? तो कौन सा पार्टिसिपेट करता है भाई? ग्लाइसिन करता है। नेक्स्ट देखेंगे, हिपेरिन के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? हिपेरिन क्या है? तो हिपेरिन जो है वो म्यूकोप्रोटीन है, एंटीकोएगुलेंट है, हाइलोरेनिक एसिड है, लुब्रिकेंट है। तो हिपेरिन क्या है? एंटीकोएगुलेंट है। और आप देखिए कि इसी पेपर में हिपेरिन मैच द कॉलम में भी आया है। हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट मैच द कॉलम में भी आया और दोबारा भी आया ये क्वेश्चन। ठीक है। इनुलिन, ये हमने पढ़ा है। इनुलिन जो है वो GFR में काम में लेते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मापने के लिए काम में लेते हैं इनुलिन। इनुलिन एक इनर्ट शुगर है जिसका डाइजेशन हमारे शरीर में होता नहीं है, और इसी इनुलिन को इनुलिन हो, FOS हो, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड, MOS हो, मेनन ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो फ्रक्टोज हो, इन सब को जो है वो प्रीबायोटिक के तौर पर भी काम में लिया जाता है। जो प्रोबायोटिक जो माइक्रोब होते हैं उनके भोजन के तौर पर भी इनुलिन को काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ का क्वेश्चन वैसा नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये आपके किताब में भी सीधे सीधे लिखा हुआ है और आपको क्लास में भी पढ़ाया है कि GFR मापने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मापने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मापने के लिए काम में लेते हैं क्या? इनुलिन। स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है।
रक्त परिसंचरण तंत्र की स्टडी क्या कहलाती है? एंजियोलॉजी कहलाती है। तो बेसिक क्वेश्चन था। फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं? प्लेटलेट को। प्लेटलेट्स को बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट का क्या फंक्शन है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। ये भी नॉर्मली क्वेश्चन था ये सब। हाँ सॉरी, न्यूक्लिएटेड पूछा है। न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी, आरबीसी जो जिसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक। और न्यूक्लिएटेड थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं? प्लेटलेट को। यानी कि आरबीसी और प्लेटलेट किसमें केंद्रक जिसमें पाया जाता हो? किसकी आरबीसी में, किसकी प्लेटलेट में केंद्रक पाया जाता है? तो ये हमने सेंटेंस लिखा है, ठीक है, क्लास में भी पढ़ाया है। आंसर क्या जाएगा? पक्षियों में, चिकन। देखो डब्ल्यूबीसी में तो, डब्ल्यूबीसी तो किसी की भी हो, चाहे जानवरों की हो, इंसानों की हो, पक्षियों की हो, डब्ल्यूबीसी में तो सब में न्यूक्लियस होता है। लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट में न्यूक्लियस जो है वो पक्षियों में होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है क्लास में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा? तो डिफ्यूज प्लेसेंटा किस में नहीं पाया जाता है? तो देखिए सुअर में तो डिफ्यूज प्लेसेंटा होता है, हॉर्स में भी होता है, डंकी में भी होता है। आंसर क्या हो जाएगा? गाय। आंसर हो जाएगा गाय। गाय में कैसा प्लेसेंटा होता है? कोटिलिडनरी प्लेसेंटा होता है। सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? गाय में पाया जाता है। प्लेसेंटा से ही 2 क्वेश्चन आ गए सीधे सीधे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेप्टाइड हार्मोन? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी आपको क्लास में पढ़ाया है। न्यूट्रिशन में जब हमने प्रीकर्सर पढ़ाए थे तो प्रीकर्सर में पढ़ाया था कि जो टायरोसिन अमीनो एसिड होता है, टायरोसिन अमीनो एसिड जो है उससे बनता है क्या? थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो टायरोसिन क्या है? अमीनो एसिड है। तो थायरोक्सिन हार्मोन को हम क्या कहेंगे? अमीनो एसिड हार्मोन कहेंगे, पेप्टाइड हार्मोन नहीं कहेंगे। बाकी सब पेप्टाइड हैं, ठीक है। तो ये सब क्लास में पढ़ाया है आपको। बस डिपेंड करता है कि आप कितना समझदारी के साथ जो है वो क्लास को अटेंड करते हैं और कितना फेथ रखते हैं, कितना विश्वास रखते हैं टीचर पर, ठीक है। तो टायरोसिन अमीनो एसिड, थायरोक्सिन हार्मोन हो गया। अमीनो एसिड हार्मोन है, पेप्टाइड नहीं है, बाकी सब पेप्टाइड हैं। और ऑप्शन देख लीजिए, बाकी तो इजी है। नेक्स्ट देखेंगे, जुगलर वेन जो है वो जो ब्लड कलेक्शन के लिए काम में ली जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो जुगलर वेन हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ पाई जाती है भाई? गर्दन में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिल्च ब्रीड ऑफ काउ? गाय की दुधारू नस्ल कौन सी नहीं है? तो रेड सिंधी, गिर और साहिवाल ये तो दुधारू नस्ल हैं, डांगी नहीं है, ठीक है। आंसर हो गया डांगी, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इन एनिमल आर प्राइमरली कैरीड आउट बाय यूजिंग, यानी कि हम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के लिए हम कौन सी चीज़ प्राइमरली काम में लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेचुरल सिलेक्शन का तो ब्रीडिंग मेथड से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, सॉल्टेशन, सॉल्टेशन एक तरीके का क्या है? म्यूटेशन हो गया, ठीक है। और ये बायोलिस्टिक गन या जीन गन जो है वो ये हम जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह में, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचा, क्या बचा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई हम लोग काम में लेते हैं नस्ल सुधार के लिए, ब्रीड इंप्रूव करने के लिए काम में लेते हैं एआई टेक्निक। नेक्स्ट देखेंगे, MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। हम लोग एक टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ETT, इसकी फुल फॉर्म हमने लिखाई थी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। MO की फुल फॉर्म हो गई मल्टीपल ओव्यूलेशन और ET हो गई एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। मल्टीपल ओव्यूलेशन करा रहे हैं, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा रहे हैं। तो आंसर हो गया मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ठीक है। किया जा सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व। बाकी मास ओव्यूलेशन ये तो कुछ होता नहीं है, ये डिलीट हो गया। ये मल्टीपल ओवेरी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन को डिलीट करके किया जा सकता था।
भाई ईटीटी हम लोगों ने पढ़ा है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, नॉर्मली क्लास में डिस्कस भी किया है इसको। और एमओ की फुल फॉर्म हो गई मल्टीपल ओव्यूलेशन, तो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ सीप, भेड़ की नस्ल है जो डेवलप की गई है बीकानेरी ईव और मेरिनो रैम। बीकानेरी ईव जो है और मेरिनो रैम, यानी कि किसका क्रॉस है, मेरिनो और मगरा का क्रॉस है। और मेरिनो और मगरा का क्रॉस हमने क्रॉस ब्रीड में पढ़ा है, क्या है, हिसारडेल है। क्या है भाई, हिसारडेल। अब इसमें आप पंजाब से कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि हिसारडेल जो तैयार की गई है हिसार में तैयार की गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेन जो मुद्दा है वो है बीकानेरी ईव और मेरिनो रैम, यानी कि मेरिनो और मगरा का क्रॉस है हिसारडेल। क्लोज इनब्रीडिंग जो है, यानी कि अंतः प्रजनन में भी जो क्लोज ब्रीडिंग होती है, ठीक है, उससे फर्टिलिटी रिड्यूस होती है और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है। ये लाइन हमने क्लास नोट्स में भी लिखाई है और बुक में भी लिखी हुई है। इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी कि अगर हम लगातार इनब्रीडिंग कराते हैं तो इनब्रीडिंग से क्या होता है, जो अगली पीढ़ी होती है उसमें प्रोडक्टिविटी कम होती है, यानी कि उसमें उत्पादन भी कम होता है, और उसकी फर्टिलिटी भी कम होती है, उसकी फिटनेस भी कमज़ोर होती है। इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये सीधे सीधे क्लास नोट्स में भी है, बुक में भी है। नेक्स्ट देखेंगे, बकरी की नस्ल है और ओरिजिन का प्लेस है, उत्पत्ति स्थल जो है। जमुनापारी की ओरिजिन हुई है कहाँ से, इटावा यूपी से। चेंगथेंगी की ओरिजिन हुई है कहाँ से, लद्दाख से, ठीक है। बेरारी जो है उसकी ओरिजिन हुई है कहाँ से, महाराष्ट्र से। और मारवाड़ी की ओरिजिन हुई है कहाँ से, राजस्थान से। तो मैच करेंगे, ए जमुनापारी जो है वो मैच है इटावा से, 3, ए में 3 है, तो ए में 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो डिलीट ही हो गए। बाकी दूसरा देखो चेंगथेंगी, बी ऑप्शन मैच है 1 से, तो बी ऑप्शन मैच है 1 से, तो ये आंसर हो गया। और देख लीजिए डी ऑप्शन 2 से मैच है, मारवाड़ी जो है वो 2 से राजस्थान में, तो आंसर हो गया इसमें डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सीप, ये क्वेश्चन पिछली बार भी पेपर में आया है, ठीक है ना, ये रिपीटेड जो क्वेश्चन है ये। अब इसमें एन और 2n दे दिया, इससे क्या दिक्कत है भाई, हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं 2n गुणसूत्रों की जो संख्या है भेड़ में कितनी है, 54, तो n की कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 54 ऑप्शन में देखो कहाँ पर है, 2n 54 और n 27, आंसर हो गया क्या, बी ऑप्शन। इजी था। चेंज हो रहा है क्रोमोसोम के नंबर में, ठीक है, वेदर बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग ए होल पार्ट और होल सेट ऑफ हैप्लॉइड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या टर्म काम में लेते हैं। अब देखो इसने क्या कर दिया है, दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। इसमें यह कह रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या में भी बदलाव हो सकता है और गुणसूत्रों के सेट में भी बदलाव हो सकता है। इसमें सेट भी लिखा हुआ है, या तो पूरा का पूरा सेट बदल जाए या गुणसूत्रों की संख्या बदल जाए, तो उसके लिए हम लोग टर्म काम में लेते हैं हेट्रोप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी, ठीक है ना। तो इसमें हेट्रोप्लॉइडी तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या चला जाएगा, पॉलीप्लॉइडी। और बाकी इनको तो डिलीट किया जा सकता था। डुप्लीकेशन, ये तो क्रोमोसोमल एब्रेशन में है, ठीक है ना। ये ट्रांसलोकेशन जो है ये भी क्रोमोसोमल एब्रेशन में है, और इन्वर्जन ये भी क्रोमोसोमल एब्रेशन में है। गुणसूत्रों की संरचना में जो बदलाव आता है ना, उसके एग्जाम्पल हैं डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। तो फिर भी आंसर इसमें क्या बच रहा है, पॉलीप्लॉइडी ही बच रहा है, ठीक है ना। तो हेट्रोप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉज ऑफ अक्रेंस ऑफ वेरिएशन, यानी कि विभिन्नता के लिए कौन कौन से रीजन जो हैं वो जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो विभिन्नता के लिए हम लोग पढ़ते हैं, एक तो सेग्रीगेशन जिम्मेदार है, एक क्रॉसिंग ओवर जिम्मेदार है, एक म्यूटेशन, माइग्रेशन, सिलेक्शन, ये चीज़ें जिम्मेदार हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से देख लो, ठीक है। तो इसने क्रॉसिंग ओवर की जगह टर्म काम में ले ली क्या, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, हाँ रिकॉम्बिनेशन काम में ले ली। अब आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है। रिप्लिकेशन जो है ये तो जनरल टर्म है, इसका म्यूटेशन से लेना देना नहीं है, ये डिलीट हो गई। इसमें भी रिप्लिकेशन है, ये डिलीट हो गई, तो एक ही ऑप्शन बचा। आंसर क्या है, रिकॉम्बिनेशन, यानी कि एक तरीके से क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन, ये आंसर हो गया, ठीक है।
तो ये किसके लिए जिम्मेदार है? देखो, म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेजन भी क्या है, एक तरीके का म्यूटेशन ही है, और ये रिकॉम्बिनेशन क्या हो गया, एक तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो सेग्रीगेशन, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, माइग्रेशन, सिलेक्शन, ये जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, वेरिएशन के लिए। सी आंसर हो गया। डिलीट करके भी सॉल्व किया जा सकता था, यहाँ से रिप्लिकेशन को डिलीट करते, यहाँ से रिप्लिकेशन डिलीट, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन डिलीट, आंसर आ गया। एक्चुअली में पेपर कठिन नहीं था, मैं फिर कह रहा हूँ। इसमें आप को ऐसा है कि भाई 2-4 क्वेश्चन हो सकता है आपको टफ लग रहे हो, कि आपको नहीं पढ़ाए गए हों, उनको छोड़ देते, तो भी कम से कम 95 क्वेश्चन सब्जेक्ट में 100 में से इजीली बच्चा सॉल्व कर सकता था, जिसने क्लास जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं। मिनिमम बता रहा हूँ मैं। और थोड़ा सा जो क्लास में कंसेप्ट बताए गए थे, अगर उनको यूज ले बच्चा, तो 1-2 क्वेश्चन को हटा दीजिए, बाकी 98-99 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन एन एनिमल सेल? कैटलिस्ट जो है वो जनरली किसको हम लोग बोलते हैं, एंजाइम्स को। कोशिकाओं के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। और एंजाइम नेचर वाइज क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। बेसिक क्वेश्चन था, एंजाइम नेचर वाइज क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये हमने हार्मोन और एंजाइम में जब अंतर पढ़ा है तब भी इसको डिस्कस किया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका जो वेटनरी साइंस के जो क्वेश्चन थे, इसमें कुछ क्वेश्चन 1-2 करंट के भी आ गए, जनरल साइंस के भी आ गए, खैर कोई नहीं। ठीक है, तो अगर आपने वेटनरी साइंस को ठीक से पढ़ा होता तो ये लगभग 104 क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व कर सकते थे। इसमें से 2-4 क्वेश्चन को हटा दीजिए, जिनको ऐसा हो सकता है कि भाई आपने नहीं पढ़ा हो या बहुत टफ लगे हों, उनको छोड़ दो। फिर भी पेपर में यही कहूँगा कि जिस भी बच्चे ने पेपर को थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक तरीके से समझ के, प्रॉपर क्लास अटेंड की हैं, उसका पेपर अच्छा हुआ है। अगर उसने OMR सीट को उल्टा पुल्टा नहीं भरा है, तो OMR सीट अगर ठीक से भरी है और अच्छे दिमाग के साथ अगर पेपर को दिया है, तो पेपर बहुत टफ नहीं था, पेपर नॉर्मल था। ठीक है ना। हाँ, चलिए, गुड लक आप सभी के लिए। अब जिन बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे हैं, जो सेलेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए अग्रिम बधाइयाँ। और जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं या बहुत ही कम आ रहे हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नेक्स्ट वैकेंसी जो हैं वो जो बजट था उसमें 1000 पोस्टें आई गई थी, और कुछ उसमें और जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो वो दोबारा से तैयारी में लग जाएं। और बाकी जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई।